तो ये आप भाजपा की प्रेस वार्ता देख रहे थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी संबोधित कर रही थी। उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं उसकी बात कही। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के खिलाफ जो चौंकाने वाले तथ्य हैं वो सामने आए हैं। जिस तरह से भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए की रिश्वत मिलने का मामला सामने आया है वो चिंताजनक है और बड़े सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि असीम दास की तलाशी में ये पैसा बरामद हुआ है। उन्होंने कई बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि क्या है महादेव ऐप और भूपेश बघेल का कनेक्शन, इसका जवाब दें भूपेश बघेल। क्या कांग्रेस नेताओं ने असीम दास से पैसे लिए, इसका जवाब मांगा है। साथ ही साथ उन्होंने हवाला ऑपरेटर्स के इसमें शामिल होने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहकर सट्टे का खेल किया है। तो जिस तरह से बड़े खुलासे भूपेश बघेल के ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं, रिश्वत का आरोप लग रहा है हवाला के जरिए, जिस तरह से हवाला के इसमें शामिल होने का बात कही गई है। असीम दास की तलाशी में जो पैसा बरामद हुआ है, तो क्या कुछ महादेव ऐप और भूपेश बघेल का कनेक्शन है, इस पर बड़े सवाल। एक बड़ी रिश्वत का मामला सामने आया है जिस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि नेपाल में कल देर रात आए भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है। ताज़ा खबर के मुताबिक 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप के कारण अब तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 150 लोग घायल हुए हैं। भूकंप के कारण ज्यादातर लोगों की मौत रुकुम, पश्चिम और जाजरकोट में हुई है। यहाँ पर कई इमारतें ढह गई हैं। जान और माल का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। मलबे में अब भी कई लोग दबे हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेपाल के गृह मंत्रालय के अनुसार अन्य जिलों से भी कई लोगों के घायल होने और संपत्ति के नुकसान की खबरें हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय भूकंप माप केंद्र ने बताया है कि भूकंप का केंद्र नेपाल के जाजरकोट जिले के लामेडांडा इलाके में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। तो वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड जाजरकोट के भूकंप प्रभावित इलाके का दौरा कर रहे हैं। एक चिकित्सीय दल के साथ नेपाल के पीएम पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने एजेंसियों को बचाव और राहत कार्य तुरंत करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में भूकंप से हुई भीषण तबाही पर दुख व्यक्त किया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने कहा है कि नेपाल में भूकंप के कारण हुई जनहानि और क्षति से अत्यंत दुखी हूं। भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा हुआ है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन के तहत 13 करोड़ 49 लाख घरों तक पानी के कनेक्शन पहुंच चुके हैं। जल जीवन मिशन के निदेशक विकासशील ने हमारे संवाददाता गिरीश निशाना से खास बात की है और बताया है कि हर घर जल के तहत 70% घरों तक पेयजल पहुंच गया है। हर घर पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन लगातार प्रयासरत है। इस समय क्या वर्तमान स्थिति है, कितने करोड़ घरों तक पेयजल पहुंच चुका है, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जल जीवन मिशन के डायरेक्टर और एडिशनल सेक्रेटरी विकासशील जी। सर, इस समय क्या स्थिति है जल जीवन मिशन का अनाउंसमेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त 2019 को किया था। उस समय देश में 19 करोड़ 24 लाख ग्रामीण घरों में से केवल 3 करोड़ 23 लाख यानी 17% के करीब घरों में ही नलों से शुद्ध पानी की व्यवस्था थी। मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप और उनके नेतृत्व में तेज़ी से काम करते हुए लगभग 4 साल से भी कम समय में अब देश में 13 करोड़ 49 लाख से अधिक घरों में नल से जल की व्यवस्था की जा चुकी है।
यदि अनुपात में देखें तो ये कुल ग्रामीण घरों की संख्या का 70% से अधिक है और 100% कवरेज के लक्ष्य को लेकर सभी राज्यों में तेज़ी से काम चल रहा है। सर, गुणवत्ता वाला पेयजल पहुँचे लोगों तक, इसके लिए किस तरह से काम किए जा रहे हैं जल जीवन सो मिशन में शुरू से ही ये ध्यान रखा गया है कि हमारा फोकस केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना हो, बल्कि जो नलों के थ्रू शुद्ध जल प्रदान होना है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और रेगुलरिटी पे रहे। क्वालिटी की अगर बात करें तो देश में वाटर क्वालिटी टेस्टिंग की जो हमारी क्षमताएं हैं उनको और विस्तारित किया गया है। मिशन के प्रारंभ के पहले जहां साल भर में करीब 40 लाख वाटर सैंपल्स की टेस्टिंग होती थी, उसकी तुलना में वर्ष 2022-23 में 1,70,00,000 से अधिक वाटर सैंपल्स की टेस्टिंग हुई। समुदाय में भी पानी की क्वालिटी के विषय में जागरूकता रहे और उनकी सहभागिता रहे, टेस्टिंग का जो भी रिपोर्ट्स हैं उसकी पारदर्शिता रहे। उस दृष्टि से ये लक्ष्य किया गया है कि हर एक गाँव में 5 महिलाओं को पानी की जाँच का प्रशिक्षण दिया जाए और अब तक करीब 23 लाख से अधिक महिलाएं इसके लिए प्रशिक्षित की जा चुकी हैं जो कि टेस्टिंग का कार्य कर रही हैं। विभाग ने अब ये भी व्यवस्था की है कि यदि कोई नागरिक चाहे तो अपने नल के जल का सैंपल अपने निकटस्थ लैब में भेजकर उसकी पानी की जांच करा सकता है। इन प्रयासों के फलस्वरूप जहां मिशन के शुरुआत में देश में करीब 27,000 ऐसी बसाहटें थीं जिनमें आर्सेनिक या फ्लोराइड की समस्या थी, अब इन सभी बसाहटों में शुद्ध पानी की व्यवस्था की जा चुकी है। देश में अब कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में आर्सेनिक या फ्लोराइड की कोई समस्या नहीं रह गई है। तो ये थे जल जीवन मिशन के डायरेक्टर विकासशील जी जो बता रहे थे कि किस तरह से अभी तक 70% घरों तक जो ग्रामीण घर हैं उन तक स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। आपको बता दें कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में तमाम फूड कंपनियों ने अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाई है। आयुष मंत्रालय ने अपने स्टॉल में आयुष आहार की थीम पर कई स्टार्टअप को जगह दी है। क्या खास है आयुष आहार में, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। आयुष विधा केवल चिकित्सा शास्त्र ही नहीं है, बल्कि वो स्वास्थ्य का विज्ञान भी है। आयुष पद्धति में बहुत सारा आहार के ऊपर वर्णन भी है और प्रैक्टिस भी है। यही देखने को मिल रहा है प्रगति मैदान में लगे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के आयुष मंत्रालय के स्टॉल में। 300 स्क्वायर मीटर में लगे आयुष मंत्रालय के स्टॉल में कई स्टार्टअप को जगह दी गई है। चाहे बात मिलेट यानी श्री अन्न की हो या गर्भावस्था से पहले और बाद में कैसे आयुर्वेद का आहार फायदा करता है, उसका भी प्रोडक्ट यहाँ लगा है। आयुर्वेदिक बेस पे प्री एंड पोस्ट नेटल फूड का है कि जब बच्ची गर्भवती होती है तब से लेके बच्चा डिलीवर होने तक एवरीथिंग न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से पर मंथ वाइज एंड बाद में पोस्ट डिलीवरी दिया जाता है। हम अभी 3 प्रोडक्ट्स मेनली बना रहे हैं, जैसे कि एक प्रोटीन बार जो कि 100% नेचुरल है और आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स से भरी हुई है, और है एक स्मार्टी बार जो कि बच्चों के लिए बनाई हुई एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है जो कि उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत अच्छा है। कि सभी को टेस्ट चाहिए लेकिन हेल्थ के बारे में कोई सोचता नहीं है। सो वी वांट टू प्रूव देम कि आयुर्वेद टेस्टी भी हो सकता है। पहले सबको लगता है कि आयुर्वेद कड़वा होता है, लेकिन दैट इज़ अ मिथ। तो वो मिथ को हम सर चेंज करना चाहते हैं कि आयुर्वेद टेस्टी भी हो सकता है। तो उसके लिए सर हमने ऐसे पोषक पैनकेक्स हो गया सर, फिर सर चाय मसाला, छाछ मसाला और आयुर्वेदिक मिल्क शेक का इंस्टेंट प्रीमिक्स इत्यादि कई सारे प्रोडक्ट्स हमने डेवलप किए जो कि डेली लाइफ में वो यूज़ कर सकते हैं, और उसी में ही आयुर्वेद को इनकॉर्पोरेट किया है ताकि वो आयुर्वेद का भी लाभ ले सके। यहाँ पर लगे सभी प्रोडक्ट रिसर्च आधारित हैं। उसी प्रोडक्ट को आयुष आहार में शामिल किया गया है जो FSSAI के मानदंडों पर खरे उतरे हैं। जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जा रहा है। जो रेसिपीज़ है हमारी, जैसे हमारी 50 प्रकार की तो खिचड़ी है उदाहरण के रूप में, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे हम अभी यहाँ पर इसी में हमने एक डायबिटिक के लिए एक सूप, मतलब डायबिटीज़ के लिए हेल्दी सूप, वो हमने प्रपोज किया है। फिर हेल्दी आटा
मल्टीग्रेन के आटे जो अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग काम कर, ऐसे कस्टमाइज ऐसे हमने शोकेस किया है। तो इट्स नॉट ओनली कुकीज़ एंड चॉकलेट्स, इट इज़ समथिंग मोर देन दैट। तो वो हमने इसको यहाँ बीते कुछ वर्षों में आयुष क्षेत्र में नई ताजगी आई है। साथ ही साथ आयुष प्रोडक्ट की मांग देश के अलावा दुनिया भर में बढ़ी है। FSSAI के साथ मिलकर एक अलग से आयुर्वेद आहार को नोटिफाई किया गया है। बीते 9 साल में आयुष के मार्केट में 8 गुना की वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में जहां आयुष का मार्केट $3 बिलियन था, आज वो $20 बिलियन हो गया है। नितेन सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। पर्यटन के क्षेत्र में अयोध्या में नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। जल्दी ही अयोध्या आने वाले सैलानी एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ उठा सकेंगे। राम की नगरी अयोध्या को तीर्थ के साथ साथ पर्यटन स्थल भी बनाकर विश्व पटल पर स्थापित करने के प्रयास हो रहे हैं। आपको दिखाते हैं अयोध्या से DD न्यूज की ये खास रिपोर्ट। तीर्थाटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का विशेष महत्व रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार के अनवरत प्रयासों से अयोध्या का निरंतर विकास हो रहा है। साथ ही आकर्षक ढंग से परिवर्तन भी हो रहा है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि परिसर में दिव्य और भव्य मंदिर के निर्माण ने देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है, जिससे अयोध्या पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से अयोध्या के होटल उद्योग हो या यातायात के संसाधनों से जुड़े व्यवसाय हो, धार्मिक ध्वजा की बिक्री हो या चाहे प्रसाद, कंठी और फूल माला के साथ ही पर्यटकों से संबंधित सभी व्यवसाय फल फूल रहे हैं। घाट बनाई जा रही लंबी, फिर क्रूज की बात की जा रही है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, ठहरने के लिए जगहों का निर्माण हो रहा है, उसके साथ और सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। सड़क का विकास हो रहा है, क्षेत्र का विकास हो रहा है। तो इन सारे विकास से बेसी होता क्या है कि जो टूरिज्म के क्षेत्र के लिए आते हैं तो पूजा एक शांतिपूर्ण ढंग से और अच्छी ढंग से करना चाहेंगे। यहाँ के लोगों का काफ़ी विकास होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आने वाली हैं। लाइक होटल इंडस्ट्री आ ही रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री पे से लिंक्ड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब यहाँ पे आ रही हैं, और साथ साथ में और भी यहाँ के जो लोकल चीज़ें हैं उनको हम लोग बढ़ावा दे करके काफ़ी विकास कर सकते हैं। यहाँ के होटल अब दिन रात गुलजार रहते हैं, और हो भी क्यों ना, अयोध्या अब जो विकास की राह पर आगे जो बढ़ चला है। होटल उद्योग से जुड़े शरद कपूर का कहना है कि जिस तरह से केंद्र और प्रदेश सरकार अयोध्या का विकास कर रही है और रामलला का मंदिर निर्मित हो रहा है, उसको देखते हुए अयोध्या में पर्यटकों की संख्या बहुत बड़ी है। आज हमारे होटल में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन एक भी कमरा शेष बचा रहे। आने वाले दिनों में दिसंबर तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये पूर्ण रूप से धरातल पर उतर आएंगी। इसके अलावा आने वाले दिनों में यहाँ पर्यटकों का सिलसिला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है, और उसका अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी काफ़ी लोग आकर्षित अयोध्या के प्रति हो रहे हैं। वहीं अयोध्या के ही टूरिस्ट गाइड वैष्णवी उपाध्याय का कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार जिस तरह से अयोध्या विकास कर रही है, उसका सीधा और सकारात्मक प्रभाव यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन पर पड़ा है। अयोध्या में जिस तरह से पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और हम लगातार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। आज के समय में जितने भी अयोध्या वासी हैं या जो यहाँ से टूरिज्म की पढ़ाई करके जो बच्चों को बाहर जाना पड़ता था इंटर्नशिप वगैरह करने के लिए, आज बच्चे यहीं पे काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे मतलब हर साल जो होता है वो टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि बच्चे अपने शहर में रह के अपने शहर के लिए काम कर सके और यहीं उनको रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। इससे मतलब देश और देश के बाहर से हर जगह से आने वाले यात्रियों के लिए एक तो बहुत बड़ी सुविधा होगी कि उनको यहाँ से लेकर जो है हवाई जहाज की यात्रा होगी, और इसके साथ साथ तीसरी जल मार्ग की व्यवस्था है। विकास में यहाँ की जो है धरोहरों से लोग परिचित होंगे और पर्यटन उद्योग विकसित होगा, तीर्थ यात्रा विकसित होगी, तो इससे बहुमुखी अयोध्या का विकास होगा। अवध क्षेत्र में पर्यटकों के आवागमन से टूरिज्म सेक्टर से जुड़े व्यवसायों को भी पंख मिला है। अयोध्या टूरिस्ट की बसों को लेकर आने वाले ड्राइवर संतोष सिंह कहते हैं कि कुछ वर्षों पहले
लोग महीने में 1 या 2 दिन ही यात्रियों को लेकर अयोध्या आते थे, जबकि आज महीने में 25 दिन टूरिस्ट से भरी बस लेकर अयोध्या पहुंचते हैं। और ऐसे में हमें आर्थिक रूप से मजबूती मिल रही है और हम अपने परिवार का सम्मान पूर्वक पालन पोषण करने में सक्षम हो रहे हैं। अयोध्या में जो है कार्यकाल चालू हुआ, तब से कितना पर्यटक आना चालू हो गए, इतना हर देश के, साउथ कोरिया, जापान, रसिया, हर जगह के लोग आ रहे हैं। वहीं दुकानदार रोमेल साधवानी कहते हैं कि अयोध्या में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से हमारी दुकानदारी बढ़ी है, जो हमारे आर्थिक स्थिति को समृद्ध करने में बहुत सहायक हो रहा है। हमारे पास परमानेंट ग्राहक अयोध्या से आ रहे हैं, साउथ के कस्टमर डेली आ रहे हैं। इस समय हम लोग को ये बिजनेस को देखते हुए ये लग रहा है कि पहले हम लोग 2 स्टाफ में ही काम चला लेते थे, लेकिन आज 4, 5, एक और करके हम लोग 6 स्टाफ तक आज पहुंच गए हैं। अयोध्या पर्यटन के एक मॉडल के रूप में विकसित हो रही है, जो कि अयोध्या को एक पर्यटन के नए स्वरूप में विकसित कर रहा है। रामलला विराजमान स्थल पर दिव्य और भव्य मंदिर के निर्माण की गति और गुप्तार घाट, भरत कुंड, सूर्य कुंड के साथ ही साथ अयोध्या के अन्य सभी कुंडों के विकास और सरयू तट पर लंबी चौड़ी दूरी तक हो रहे घाट के निर्माण अयोध्या को एक धार्मिक पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अयोध्या की कनेक्टिविटी संपूर्ण विश्व से सुनिश्चित की जा रही है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, वायु मार्ग हो या फिर जल मार्ग ही क्यों ना हो। विकास के ये आयाम अयोध्या को निश्चित रूप से विश्व पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करेंगे और वो दिन दूर नहीं जब अयोध्या और उसके आसपास आर्थिक रूप से समृद्धि व्यापक रूप से स्थापित हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और डीडी न्यूज़ हर रविवार रात 9:30 बजे प्रसारित विशेष श्रृंखला हमारे पद्म के माध्यम से दर्शकों को इनकी प्रेरणादायक उपलब्धियों से रूबरू करा रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह कर्नाटक के अमाई महालिंगा नायक ने अपने निरंतर प्रयासों से बंजर जमीन को सोना उगलने वाली जमीन बना दिया। उन्होंने भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए भी लगभग 300 खाइयों का निर्माण किया। आप देखिए किस प्रकार से अमाई महालिंगा नायक ने ये सब काम किए। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।